माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 101 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप BHIC 101 का भी बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो मैं बना रहा हूँ। देखिए इसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा और पैटर्न बताऊंगा। देखिए मैं आपको ओनली 10 क्वेश्चन आंसर को करवा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, बट मैं दूंगा तो सभी और जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर दूंगा, बट मैं आपको केवल 10 ही क्वेश्चन समझा पाऊंगा, टाइम कम रहने की वजह से। देखिए ये 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग का अगर आपने 10 क्वेश्चन मेरे समझ लिए ना, आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि आप सभी पीडीएफ परचेस कर रहे हो, ले रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स ले रहे हो सबको समझ में आ रहा है। आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी मैं समझाता हूँ उनके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ में सिस्टम समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ कैसा क्या है, कैसे लर्न करना है, कैसे समझना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और देखिए जो स्टूडेंट्स परचेस नहीं कर रहे हैं, आपकी वो मर्जी है, क्योंकि देखिए ये कोई हाई प्राइस नहीं लिया जा रहा है, सही प्राइस लिया जा रहा है। जितना रुपीज में आप मोमोज खाते हो, बर्गर, चाउमीन, जो भी, उसी प्राइस में आपको यह मिलते हैं। इस तरह से अगर माइंड सेट ऐसा बना लोगे तो आपको बड़ा नहीं लगेगा, पैसा बोझ नहीं लगेगा, आप भी परचेस कर सकते हो। तो ये फ्यूचर के लिए दे रहे हो आप, ना कि कुछ खाने के लिए। समझ में आ रहा है? सो नहीं लेना है, नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक रख आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो। और जैसे कि मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन समझाया, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको देखने ही हैं। वीडियो को रोक रख समझ लेना अगर आपने पीडीएफ परचेस नहीं किया। सो चलिए, आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स, भारत का इतिहास है फर्स्ट। ठीक, तो इसका है मोस्ट में क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? 5 साल के PYQ को देखते हुए, 5 साल के PYQ को देखते हुए जो सबसे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को लिया गया है। आप जून एग्जाम 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून एग्जाम ना अभी एग्जाम देने वाले हैं 26 में जून के, और दिसंबर में जो स्टूडेंट एग्जाम देगा आप दोनों के लिए, देखिए दिसंबर वाले स्टूडेंट्स और जून वाले स्टूडेंट 26 में जो भी दे रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और आप चैनल में न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं इंस्टा में। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको PYQ क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका क्या पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर एग्जाम 2025 का लेटेस्ट कुछ महीना पहले। इग्नू में जो 2 बार एग्जाम होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम दिसंबर में होता है, जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है। सो ये दिसंबर में एग्जाम हुआ था भारत का, ये BHIC 101 का, और जिसका टाइटल है भारत का इतिहास फर्स्ट। और इसका जो एग्जाम होता है स्टूडेंट 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसमें अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलते हैं। और इनमें से 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने होते हैं जो 400 वर्ड्स के होते हैं। कितने वर्ड्स के होते? 400 वर्ड। आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है जो 400 वर्ड्स में देना है। मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 4 पेज में देना है, 4 पेज। अगर आप बड़ा-बड़ा लिखते हैं तो आपको 5 पेज तक लिखना है, छोटा लिखते हैं तो 4 पेज ठीक है। तो दोनों भाग से आपको 5 क्वेश्चंस पिक करने हैं। भाग दोनों से क्या करना है? 5। भाग 1 में अगर 2 किए तो भाग 2 में 3, अगर भाग 1 में 3 किए तो भाग 2 में 2, ऐसे। ठीक, चलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। भीमबेटका पर एक निबंध लिखिए और पूरा पाषाणीय संस्कृतियों के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्थल किस प्रकार सहायता करता है? हड़प्पा सब है ना, इसके बारे में बताइए, और इसमें 20 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए, और इसमें आपको दिए जा रहे हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन 3 है, वैदिक धर्म व उससे संबंधित धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसमें भी आपको 20 मार्क्स। उसका चौथा नंबर में आपको पूछा जाएगा टिप्पणी, जिसमें से कोई भी 2 टिप्पणी आप बना सकते हैं। मतलब एक भाग 1 में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आपने 3 क्वेश्चन का चुनाव किया तो वो भी ठीक। तो 3 क्वेश्चन में आपका हो सकता है आप टिप्पणी बनाना चाहो, तो टिप्पणी बनाना चाहो तो भैया 2 टिप्पणी आप बनाना 10-10 मार्क्स के, तभी आपका यानी क्वेश्चन तो ये आपका मान्य रहेगा। बस इसमें जो भी 2 अच्छा लग रहा है उसको कलेक्ट कर लेना, बना लेना। ठीक, इस तरह से। उसके बाद आपका भाग 2 में देखिए, भाग 2 में देखिए है पहला क्वेश्चन 5 नंबर में, बुद्ध धर्म के उद्भव और उसकी इच्छाओं का क्या कीजिए? संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड है इसमें 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है भैया? 6 नंबर में है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए नगरीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? इसके बारे में बताइए। ठीक, और
क्वेश्चन नंबर 7 में है मौर्य कला एवं वास्तुकला पर उदाहरणों के साथ क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक, उसके बाद आपका है 8 नंबर में आपका यहाँ पर टिप्पणी 200 वर्ड्स में, तो वही है जिस तरह से उसमें 4 नंबर में था, इसमें 8 नंबर में है। ठीक, जो आपको 2 अच्छा लग रहा है उसको कर लीजिएगा पिक। सो स्टूडेंट्स, ये आपने पैटर्न देखा, क्वेश्चन पेपर देखा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को और इसे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की पुरापाषाणीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये बताइए। इसके जीवन यापन के तरीके पर भी चर्चा कीजिए। पुरापाषाण ये वह काल है जो सबसे प्राचीन है। तो ये पुरापाषाण कौन सा काल होता है? जो सबसे प्राचीन, मतलब ये समझो 20 लाख वर्ष पहले की इसमें बात है। 20 लाख वर्ष पहले का जो समय था, टाइम था, वो आपका पुरापाषाण काल का ही था। चलिए समझते हैं। पुरापाषाणी संस्कृति मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण है। ठीक है, तो मनुष्य जो उत्पत्ति हुए उनका सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? ये पुरापाषाण काल। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व, ठीक है, तक ये माना जाता है। 25 लाख, हम तो 20 लाख बोले तो 20 लाख, 25 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख ऐसे कहते हैं। तो 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये पुरापाषाण काल माना जाता है ना। मतलब जब से होश आना स्टार्ट हुआ वो समझ लो 10 साल, 10,000 ईस्वी पूर्व से। ठीक, इस काल के प्रमुख साक्ष्य क्या है? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका जैसे स्थलों से प्राप्त हुए। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषता देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। इस काल के लोग मुख्यतः कच्चे पत्थरों से बने औजार, हाथ कुल्हाड़ी, स्क्रैपर का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। दूसरा विशेषता था कि भाई ये लोग घुमंतू रहते हैं, है ना, अस्थायी निवास नहीं था इनका। लोग भोजन की तलाश में जहां तहां भटकते थे, घूमते थे, जहां उनको भोजन मिलता था वहीं रहने लगते थे। ठीक है, आग का ज्ञान, तो उत्तर पुरापाषाण काल में आग का उपयोग शुरू हुआ, जिससे भोजन पकाना और सुरक्षा, मतलब ये जो आग का शुरुआत उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन उत्तर मतलब थोड़ा सा ये करीब के समय में हुआ। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा पुरापाषाण बहुत 20 लाख नहीं, थोड़ा सा बीच में ये चीज ये हुआ। उत्तर पुरापाषाण काल में आग का उपयोग शुरू हुआ और इससे जिससे लोग भोजन भी पकाना सीखने लगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला स्टेप है इसमें, गुफा एवं आश्रयों में निवास। जैसे भीमबेटका गुफा है, तो यहाँ पे भी लोग पुरापाषाण काल में आश्रय ले रहे थे जब थोड़ा थोड़ा होश होने लगा। ठीक है, उसके बाद सामाजिक संगठन सरल, तो छोटे समूह में जीवन, कोई जटिल सामाजिक संरचना नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जीवन यापन के तरीके की। तो पुरापाषाण मानव का जीवन मुख्यतः शिकार व संग्रह पर आश्रित था। ठीक है, तो लोग इसमें क्या करते थे? शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे। ठीक है, और संग्रह मतलब कि खाना को जुटाते थे, जिसमें से आपके शिकार करते समय करते हैं थे, और फल जो होते थे, फल, कंदमूल, बीज, ये सब जिस तरह से जानवर लोग नहीं खाते हैं उस तरह से खाते थे। ठीक है, तो नदी घाटियों के पास रहना पसंद करते थे ताकि जल और भोजन की उपलब्धता बनी रहे। प्रारंभ में वे कच्चा भोजन ही खा लेते थे, उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि भोजन को पकाना ही चाहिए। जब थोड़ा होश हुआ तो आग का उपयोग करके भोजन पकाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? और पुरापाषाण संस्कृति मानव विकास का आधार बनी, जिसने आगे चलकर कृषि और अस्थायी जीवन का की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो अस्थायी जीवन की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी, ठीक है, नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं बताइए। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसमें जो इस जो बुक है आपका, ये जो BHIC 101 है, इसमें टोटली लगभग कंप्लीट छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर तरह से लिया गया है, हर काल से लिया गया है। समझ में आ गया इतिहास के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला की मुख्य विशेषता की बात करें तो समझिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये अपनी उत्तम उन्नत नगरीय व्यवस्था के लिए यह प्रसिद्ध थी। इसके प्रमुख स्थल जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा इसकी उत्कृष्ट योजना का प्रमाण है। क्या? हड़प्पा सभ्यता की। चलिए इसकी नगर योजना की बात करें तो हड़प्पा नगर सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जहां सड़कें एक दूसरे का क्या होता, समकोण, मतलब सड़क जो बनता था दोनों तरफ से समकोण बनता था, चौड़ा चौड़ी, बड़ा चौड़ा, दोनों तरफ से इक्वल होता था। ठीक है, तो भाई समकोण बनाते थे। ठीक है,
और नगर जो था 2 भागों में था, एक ऊपरी भाग और दूसरा निचली, है ना? एक ऊपरी भाग, दूसरा निचला नगर। तो ऊपरी भाग यानी ऊपरी दुर्ग था, तो ऊपरी दुर्ग और निचला नगर, तो ये में विभाजित था। तो जो दुर्ग था, दुर्ग में प्रशासनिक एवं धार्मिक संरचनाएँ थी, जबकि निचले नगर में आम लोग। तो जो दुर्ग थे, जो ऊपर वाले लोग थे, जो प्रमुख लोग था, खास-खास जो लोग हुआ करते थे, तो वो कहाँ रहते थे? दुर्ग में रहते थे। और जो थोड़ा-सा गरीब गुरबा रहते थे, है ना? गरीब कैटेगरी लोग, तो वो गरीब कैटेगरी लोग नीचे में रहते थे, है ना? नीचे में रहते थे आराम से निचला नगर में। समझ में आ गया? लेकिन सभी के लिए अच्छा से व्यवस्था किया गया था उस समय। और जल निकासी व्यवस्था की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो यह सभ्यता अपनी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली के लिए एक जानी जाती है। मतलब यहाँ की जो सिस्टम था जल निकासी के लिए, जल का प्रबंधन बहुत बढ़िया से किया गया था। प्रत्येक घर में स्नानागार दिया गया था। आप सोचो, स्नान करने का जगह दिया था, बड़ा मजा, है ना? बहुत बढ़िया से बनाया गया था। पानी निकालने के लिए नालियाँ थी, ठीक है? जो मुख्य नालियों से भी जुड़ी होती थी, ठीक है? और ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। ये जो नालियाँ जो बनते थे ना, पक्की ईंटों से बनते थे। पाइप इस तरह का नहीं भाई, ओरिजिनल ईंटा से बनाए गए थे भाई नाली, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग काम हुआ था उस समय। और और ये जो है कि ढकी होती थी, जिससे सफाई और स्वच्छता बनी रहती थी। उस समय ये टेक्निक नहीं, ये जो आज के समय में टेक्निक देखते हो और ऐसा-वैसा, उस समय ऐसा टेक्निक नहीं था, फिर भी लोग लग्ज़री लाइफ़ जीते थे हड़प्पा सभ्यता में। समझ में आ रहा है? अब वास्तुकला की बात करें, तो क्या वास्तुकला में क्या, इमारतें प्रायः पक्की ईंटों से बनी होती थी और एक समान माप की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय जो वास्तुकला के अकॉर्डिंग जो था कि उसपे किस तरह से क्या-क्या यूज़ किया गया था, तो उस समय जो घर जो बनाए जाते थे, वो पक्की ईंटों का होता था। और जो भी ईंट होते थे, वो बिल्कुल एक सही मेज़र के अकॉर्डिंग होता था, है ना? ईंटों का माप बिल्कुल समान था। घरों में है ना? घरों में आंगन, कमरे और कुएँ होते थे। ग्रेट बाथ जैसी सार्वजनिक संरचना उनकी उन्नत वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है? तो मतलब सबके घर में स्नानागार था और बहुत ही सुंदर तरीके से। सही है, समझ में आ रहा है? आगे, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला अत्यंत विकसित एवं वैज्ञानिक थी, जो उस समय की उन्नत शहरी संस्कृति को क्या करती थी? दर्शाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है महापाषाणीय संस्कृति क्या है? ठीक है, क्या है? इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। महापाषाणीय संस्कृति उस प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को दर्शाती है जिसमें बड़े-बड़े पत्थरों, मेगालिथ्स, बड़े-बड़े जो पत्थर होते थे तो उसको मेगालिथ्स कहा जाता था। तो इनका उपयोग मुख्यतः समाधि एवं स्मारक निर्माण के लिए किया जाता था। भारत में यह संस्कृति लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर दक्षिण भारत एवं दक्कन के क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित हुई। इसके प्रमुख साक्ष्य कौन थे? ब्रह्मगिरी, अ, अडिचन अडिचनलुडु, है ना? अडिचनलुड और मास्की से प्राप्त हुए। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो बड़े पत्थरों से बने स्मारक थे। मृतकों के साथ वस्तुएं, मृत भांड और लौह उपकरण रखना, ठीक है? और दूसरा बात, लौह युग से संबंध और सामाजिक विभाजन के संकेत यहाँ पे मिले। तो ये महापाषाणों के प्रकार की बात करें तो इसमें से आपके डॉलमेन 4 या अधिक पत्थरों पर एक बड़ी चट्टान रखकर बनाया गया था, कक्ष जैसा ढांचा यह मृतकों की कब्र के रूप में उपयोग होता था। क्या? डॉलमेन। दूसरा क्या भाई? दूसरा था शिस्ट। शिस्ट से क्या होता था? तो पत्थर की पट्टियों से ये बनता था आयताकार कब्र। तो पत्थरों की पट्टियों से क्या बनता था? आयताकार कब्र बनता था जो भूमि के अंदर होता था, ठीक है? और मेनहीर, तो मेनहीर में क्या? भूमि में गाड़ा गया एक बड़ा खड़ा पत्थर था। मेनहीर क्या था? भूमि में गाड़ा गया एक खड़ा पत्थर था जो स्मारक या पहचान चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता था। मतलब कि ये पता चलता था कि यहाँ पे हुआ इसको दफनाया गया है, ऐसा। ठीक? उसके बाद आपका आता है कैर्न। तो छोटे बड़े पत्थरों को ढेर करके बनाई गई संरचना जो कब्र को ढकने के लिए होती थी। अगला है सर्कल। पत्थरों को गोलाकार रूप में सजाकर बनाया गया घेरा जिसके भीतर कब्र या फिर अन्य संरचना होती थी।
अगला है महापाषाणीय संस्कृति, मृतक संस्कार और सामाजिक संरचना व धार्मिक विश्वासों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अशोक की धम्म नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके बारे में बताइए। क्या है अशोक की धम्म नीति? आखिर इसमें क्या पावर है ना? समझिए अशोक की धम्म नीति का क्या पावर है। तो अशोक की धम्म नीति की बात करें, आंसर समझिए। ये सम्राट अशोक की धम्म नीति, ये जो अशोक की धम्म नीति क्या, तो ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया ये धम्म है। और ये नीति क्या था? एक नैतिक एवं सामाजिक आचार संहिता थी। ये जो अशोक की जो धम्म नीति थी, ये क्या थी भाई? नैतिक एवं सामाजिक आचार संहिता, जिसका क्या उद्देश्य था कि समाज में शांति हो, सद्भाव और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। और यदि यह नीति विशेष रूप से कलिंग युद्ध जब हुआ, जब कलिंग युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद ये अपना शांति को, हिंसा का रास्ता छोड़ के शांति का रास्ता, है ना, अहिंसा का रास्ता अपनाया, शांति का रास्ता अपनाया, है ना। इसके बाद ये चीज इन्होंने धम्म नीति का यह उद्घाटन किया। ठीक, धम्म नीति बनाई। जब अशोक ने हिंसा त्याग कर क्या किया? धर्म और मानवता का मार्ग अपनाया, तब उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। ठीक है। तो धम्म नीति का अब विशेषता को समझिए। इसका विशेषता यह है कि ये अहिंसा और दया का प्रतीक माना जाता है। तो अशोक ने युद्ध और हिंसा का विरोध किया तथा सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश दिया। ठीक। दूसरा क्या भाई, क्या था प्लानिंग? दूसरा था इसका लक्ष्य धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों के प्रति क्या? सम्मान और सहिष्णुता को क्या मिले? बढ़ावा दिया जाए, जिससे सामाजिक एकता बनी रहे। नेक्स्ट, नैतिक जीवन। सत्य बोलना, माता पिता एवं गुरुओं का सम्मान करना और सदाचार पूर्ण जीवन जीने पर बल दिया जाए। तो ये सब उनके लक्ष्य थे, है ना। और आगे था जन कल्याण के लिए। तो ये धम्म नीति का विशेषता, आप सोचो धम्म नीति लगाने का विशेषता था भाई इसका। तो जन कल्याण के लिए इन्होंने ये किया। अस्पतालों, कुओं, सड़कों और वृक्षारोपण जैसी सार्वजनिक सुविधा का क्या हुआ? विकास हो। अगला क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। तो धम्म के प्रचार और लोगों के नैतिक उत्थान के लिए विशेष अधिकारियों का भी नियुक्ति किया गया था कि भाई ये जो धम्म जो लगाया गया है, तो इसके क्या महत्व है, लोगों को एक सदियों तक ये पता चलती रहे। ठीक। उसके बाद प्रशासन में नैतिकता। ठीक, अधिकारियों को न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार करने का निर्देश दिया गया। अशोक की धम्म नीति किसी एक धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसने भारतीय समाज में मानवता, सहिष्णुता और नैतिकता को सुदृढ़ किया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, वही पूछ रहे हैं। कभी विघटन पूछा जाएगा, कभी पतन लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो विघटन पतन ऐसा कुछ भी रहे तो समझ लेना भाई एक ही चीज है। ठीक। तो आंसर है मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी ईसा पूर्व में हो गया था। तो इनके बाद क्या क्या हुआ भाई? इसमें मौर्य साम्राज्य का में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ? उसके विघटन के पीछे अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण थे। ठीक है। तो इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन अब देखो असली शासक तो रहा नहीं। ठीक, अशोक तो खत्म हो गया। तो इस तरह से अशोक खत्म होने के बाद कोई असली शासक नहीं आया। ठीक। तो मुख्य कारण ये है कि कमजोर उत्तराधिकारी, उसके बाद जो भी आया वो कमजोर था। ठीक। अशोक के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, उसके उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य की एकता बनाए रखने में असफल हो गए। ठीक है। उसके बाद अत्यधिक विशाल साम्राज्य। साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसे प्रभावी रूप से नियंत्रित करना कठिन हो गया था अशोक साम्राज्य के बाद। ठीक है। जो दूर दराज के जो प्रांतों में ये विद्रोह बढ़ने लगे इनके। ठीक। उसके बाद केंद्र नियंत्रण में कमजोरी हो गई। प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे कमजोर हो गया, जिससे प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे भैया। उसके बाद आर्थिक समस्याएं भी देखने को मिले। अधिक कर, है ना, मतलब कि टैक्स को अधिक बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक खर्चों ने अधिक आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। जन कल्याण कार्यों पर अत्यधिक व्यय भी एक कारण था। दूसरा, धम्म नीति का प्रभाव। तो अशोक की अहिंसा नीति से सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, जिससे बाहरी आक्रमणों का सामना करना कठिन हो गया। तो मतलब कि अहिंसा को अपनाया गया, शांति को अपनाया गया, तो अब उनके अंदर जुनून और जोश जगता नहीं था। ठीक है, लड़ने की। तो इस तरह से भी दूसरे देश के दूसरे बाहरी आक्रमण आकर इनको क्या किया? कमजोर किया। अगला है विदेशी आक्रमण। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? उत्तर पश्चिम से यूनानी, इंडो ग्रीक आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, है ना, आक्रमण करके। उसके बाद प्रांतीय विद्रोह।
विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने विद्रोह कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, मतलब अलग-अलग अपना सब अलग-अलग राज्य बना लिया, सब अलग-अलग हो गए, ठीक है? इस तरह से। तो इसने क्या इसमें क्या देखा, क्या निष्कर्ष है भाई? तो इसी कारणों से क्या हुआ, इन सभी कारणों से संयुक्त प्रभाव से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया भैया? इसी वजह से मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। और अंततः 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी, जो शुंग वंश की स्थापना हुआ। उसके बाद जस्ट मौर्य शासक की हत्या, अंतिम शासक कौन था भाई? पुष्यमित्र ने अंतिम शासक का, जो अंतिम शासक था वो पुष्यमित्र ने क्या कर दिया था, वो मार दिया था। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा चलते होंगे ना कि सर आखिर ये तो आपने बताया कि इसको अंत कर दिया, कौन किया अंत? क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? तो पुष्यमित्र सिंह ने क्या कहते हैं, उसको क्या कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने उनका अंत किया, है ना? अंतिम शासक दो थे मौर्य साम्राज्य के, तो अंतिम शासक आखिर कौन थे? ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का कारण बन रहा है। तो भैया मैं आपको बता दूं, जिस अंतिम शासक को अंत किया गया उनका नाम था ब्रीह, उनका नाम था भैया, क्या बताइए? बृहद्रथ, बृहद्रथ, ठीक है? क्या नाम था? बृहद्रथ। याद रखना, कोई पूछे कभी भी ये काम आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, और सबसे प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के सबसे प्रथम शासक थे, और उनके सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ। ध्यान रखना, बृहद्रथ। ठीक, चलो आप क्लियर होता है। तो अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, उसको वो कमजोर हो गया था बिल्कुल, ठीक है? और इसकी हत्या कर दिया उन्हीं का कौन, उन्हीं का कौन क्या था बताओ? उन्हीं का जो क्या कहते हैं उत्तराधिकारी जो था, ठीक है? और उत्तराधिकारी ही ने उनका हत्या करके सब चीज छीन लिया, ठीक है? उसका अंत्य कर दिया। और ये क्या कर दिया, पुष्यमित्र ने अंत कर दिया और अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी, और वहीं से शुरू हो गया शुंग वंश, वहीं से शुंग वंश। देखो मजा आ गया कि क्लियर कर देते हैं भैया। अब बताओ, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये बताइए। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही, विशेषकर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक। इसमें महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। वैदिक काल में स्थिति देखिए क्या दिखा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च और सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी। वेदों का क्या कर सकती थी? अध्ययन कर सकती थी। और गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषियों को का उल्लेख मिलता है। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, और विवाह में उनकी सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मतलब कि जिससे विवाह करना उसको अच्छा लगता था, मतलब जब उसको विवाह करने का मन था, वो तब विवाह कर पाती। ये नहीं कि बाल विवाह जिस तरह से जबरदस्ती करवा दिया जाए, ऐसे नहीं, ठीक है? जब उनका मन हो तभी विवाह करवाया जाता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, ठीक है? शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर सीमित हो गए, है ना? और बाल विवाह होने लगे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो गई। अगला है सामाजिक और पारिवारिक स्थिति। महिलाओं का मुख्य कार्य गृहस्थ जीवन तक सीमित होता गया। उन्हें संपत्ति अधिकार सीमित रूप में प्राप्त नहीं, सीमित रूप में मतलब संपत्ति का अधिकार वो ना के बराबर, है ना? हालांकि कुछ ग्रंथों में स्त्री धन का उल्लेख मिलता है। धार्मिक एवं कानूनी दृष्टिकोण। धर्मशास्त्रों में महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बताया गया, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा, है ना? तो महिलाएं सिर्फ पुरुषों पर ही ये थे, आश्रित थे, ठीक है? तो पुरुषों पर ही क्या थे? निर्भर थे महिलाएं, ये बात है। अगला है सॉरी, इसका निष्कर्ष क्या देखे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं थी। प्रारंभ में सम्मानजनक और स्वतंत्र, लेकिन समय के साथ सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों के कारण उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था व समाज का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व।
में भारतीय समाज, है ना, उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह काल जनजातीय व्यवस्था में संगठित राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण का समय था। राज्य व्यवस्था इस काल में छोटे छोटे जन विकसित होकर जनपद और आगे चलकर महाजनपद बनने लगे। राजा की शक्ति बढ़ी और शासन अधिक वंशानुगत हो गया। प्रारंभिक वैदिक संस्थाएं जैसे कि सभा और समिति कमजोर पड़ गई। राजा के साथ पुरोहित और सेनापति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कर, बलि, भाग और शुल्क की व्यवस्था विकसित हुई, जिससे प्रशासनिक संगठित हुआ। अगला प्रशासनिक विशेषताएं, राजा को देवी अधिकार से जोड़ा जाने लगा। प्रशासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ी। राज्य का नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत हुआ। युद्ध और विजय के माध्यम से राज्य विस्तार भी बढ़ गया। सामाजिक व्यवस्था इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और जन्म आधारित हो गई। ठीक है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच भेद भी स्पष्ट होने लगे। ब्राह्मणों का प्रभाव इसमें बढ़ा और धार्मिक कर्मकांड जटिल हो गए। आर्थिक जीवन, कृषि मुख्य पेशा बन गया और लोहे के उपयोग से उत्पादन बढ़ा। व्यापार और शिल्प का भी इसमें विकास हुआ। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति में क्या हुई? गिरावट आई। शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर सीमित हुए, ये सब। अगला निष्कर्ष, उत्तर वैदिक काल में जनजातीय लोकतंत्र से केंद्रीकृत राजतंत्र, है ना, उत्तर वैदिक काल में जनजातीय लोकतंत्र से केंद्रीकृत राजतंत्र की ओर बदलाव हुआ तथा समाज में असमानता और वर्ग विभाजन बढ़ा, जिसने आगे चलकर महाजनपदों के उदय की नींव बनी। क्वेश्चन नंबर इसमें आपके सामने है, शहरीकरण ऐट है। शहरीकरण के दूसरे चरण पर चर्चा कीजिए। इस काल में विकसित प्रमुख शहरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर है शहरीकरण। तो भारत में शहरीकरण का दूसरा चरण लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जो गंगा घाटी से महाजनपद काल के उदय से जुड़ा हुआ था। शहरीकरण, यह चरण दूसरा शहरीकरण कहलाता था। यह चरण दूसरा क्या शहरीकरण कहलाता था, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। शहरीकरण का दूसरा चरण आपको गंगा घाटी में महाजनपद काल से ही समझना है। यह चरण दूसरा शहरीकरण कहलाता है और यह सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बाद पुनः, जैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था, उसके जस्ट पतन के बाद ये नया, है ना, शहर क्या हुआ, उभरा और अब ये बहुत ही अच्छा ये विकसित होने लगा। ठीक है, और ये बाद ये पुनः नागरिक जीवन का विकास को दर्शाता है ना। उत्तर वैदिक काल, अब देखो ये जो है उत्तर वैदिक काल नहीं, ये शहरीकरण के दूसरे चरण पर हम लोग अगर बात करें तो ये कब हुआ, ध्यान रखना। ये वो 600 ईस्वी में हुआ था, है ना, 600 ईसा पूर्व में ये देखा गया। ध्यान रखना ये सब बात, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी? लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि उत्पादन बढ़ा शहरीकरण से, जिससे अधिशेष उत्पन्न हुआ। शहरीकरण से व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। आंतरिक एवं बाह्य विकास, व्यापार बढ़ा। शहरीकरण से सिक्कों का प्रचलन हुआ। शहरीकरण से राजनीतिक संगठन हुआ, है ना, और शहरीकरण से नगरीय केंद्रों का भी विकास हुआ। ये सब जो भी है पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद प्रमुख नगरों का संक्षिप्त विवरण। तो भाई कौन कौन सा नगर बने? पाटलिपुत्र शहरीकरण से। मगध की राजधानी गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो भाई शहरीकरण से पाटलिपुत्र जैसे आपको राज्य मिले, उसके बाद वाराणसी मिले आपको, व्यापार उद्योग विशेषकर वस्त्र का यहाँ पर व्यापार होता था, है ना, किसका व्यापार होता था? वस्त्र का। और धार्मिक गतिविधियों का यह प्रमुख केंद्र था वाराणसी। उसके बाद शहरीकरण राजगृह में बसा। मगध की प्राचीन राजधानी पहाड़ियों से घिरा हुआ, है ना, यह राजगृह, और यह रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित थी। तो पाटलिपुत्र की जो ये मगध की ये राजधानी राजगृह माना जाता था, है ना, और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्या था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके बाद आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में शहरीकरण हुआ। वाणिज्य और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है ये कौशाम्बी, जहां विभिन्न मार्गों का क्या था? संपर्क था। उसके बाद श्रावस्ती, कौशल राज्य की राजधानी बौद्ध ये थी और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। निष्कर्ष, दूसरा शहरीकरण भारतीय इतिहास में
देखो पहला सहीकरण आपका ध्यान रखना। आप देखो इनमें एक कन्फ्यूजन तो था, आपने आपने सोच लो मन में, एक कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन यही था ना कि सर ये दूसरा सहीकरण तो आपने बताया, पहला सहीकरण कौन? तो पहला सहीकरण आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखना पहली शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग हुआ, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो देखने को मिली। ठीक, ध्यान रखना। और दूसरी शहरीकरण हुआ, ये आपने अभी आपने देखा पढ़ा समझा, ये दूसरी शहरीकरण था। ठीक, ध्यान रखना। और ये राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण चरण था, जिसने संगठित राज्य और समृद्ध नगरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर की शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलिए समझिए आंसर। महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, जिन्होंने मानव जीवन के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाएं मुख्यतः अहिंसा, सत्य और आत्म संयम पर आधारित थी। मुख्य शिक्षाएं क्या है? मुख्य शिक्षाएं इनका समझिए, महावीर का है ना, किसका मुख्य शिक्षाएं? ये ध्यान रखना, याद रखना, महावीर, जो भी अभी चर्चा होगा महावीर को ध्यान में रखना। तो महावीर की मुख्य शिक्षाएं क्या? अहिंसा। महावीर ने सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया। कह रहा कि दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ठीक है, और दया और अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाया जाए, ये कष्ट पहुंचाना किसी भी जीव को ये पाप है। उसके बाद सत्य। महावीर का दूसरा यह क्या था उद्देश्य? यहाँ दूसरा यहाँ पर क्या शिक्षाएं दिया है इन्होंने? पहला तो अहिंसा का दिया, दूसरा दिया सत्य का, ध्यान देना। तो ये शिक्षाएं दूसरा सत्य का दिया, जिसमें सत्य बोलना, ईमानदारी ईमानदारी से जीवन जीना, ये सब बताया। तीसरा शिक्षाएं दिया महावीर ने अस्तेय का। अस्तेय में क्या? दूसरों की वस्तु को बिना अनुमति लेना गलत है ना। तो इसमें ये बताया कि किसी का वस्तु नहीं लेना चाहिए जब तक उन्हें ना पूछा जाए, जब तक वो मान ना ले, है ना, जब तक वो अनुमति ना दे दे किसी का वस्तु नहीं लेना चाहिए। चौथा शिक्षा क्या दिया भाई? ब्रह्मचर्य का। इंद्रियों पर नियंत्रण और संयमित जीवन पर बल दिया, है ना। मतलब कि किसी के प्रति आपके मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी औरत को देख, किसी लड़के को देख के आपके मन में कामुक का भावना नहीं आना चाहिए। तो ये होता है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक, इसमें इसी को नियंत्रण करना। अगला है अपरिग्रह। ठीक, इसने अगला क्या दिया शिक्षा? अपरिग्रह का। अधिक संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। इन 5 सिद्धांत कौन दिए? 5 सिद्धांत को पंच महाव्रत भी कहा जाता है ना। ये महाव्रत जो कर लिया, जो पांचों चीजों को का एकदम अच्छा से पालन कर लिया, वो ग्रेट कहलाएगा, वही महान कहलाएगा। ठीक है, तो ये महावीर ने दिया। उसके बाद आपका क्या है भैया कि अन्य महत्वपूर्ण विचार है कर्म सिद्धांत का। अच्छे और बुरे कर्मों का फल मतलब जो इंसान अच्छा करता है अच्छा फल मिलता है, जो इंसान बुरा करता है उसको बुरा फल मिलता है। मोक्ष का मार्ग, तप करना, संयम और ज्ञान के माध्यम से ही कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकता है। कौन कह रहे हैं? महावीर। समानता, सभी जीवों को समान माना गया। निष्कर्ष देखिए, महावीर की शिक्षाएं सरल, नैतिक और व्यवहारिक थी, जिन्होंने जैन धर्म को एक सशक्त आध्यात्मिक एवं नैतिक मार्ग के रूप में स्थापित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो विस्तार की प्रक्रिया क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों को पराजित कर पंजाब और सिंध पर क्या किया? कब्जा कर लिया। बाद में उसने सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान के क्षेत्र में कांधार, काबुल तक यह साम्राज्य का क्या क्या विस्तार किया। इसके बाद बिंदुसार ने उनका पुत्र कौन था? बिंदुसार। तो इसके बाद बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक ना, दक्कन तक बढ़ाया, और हालांकि तमिल तमिल क्षेत्र पूरी तरह से अधीन नहीं हो पाया, है ना। और सबसे अधिक विस्तार इस कब हुआ? जब अशोक साम्राज्य आया, सॉरी, अशोक सम्राट जब आया, तब बिंदुसार का बेटा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा
अशोक सम्राट। जब अशोक सम्राट आया तो वो बहुत अच्छा से विकसित किया, हर जगह आग लगा दिया पूरा दुनिया में, आग मतलब जुनून, विकास कर दिया बढ़िया से, अच्छा से काम किया इन्होंने। इसने कलिंग युद्ध, जब जब यह कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद इन्होंने ये सब चीज छोड़ दिया, और वर्तमान ओडिया को जीतकर मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैल गया। सीमा है, लिमिटेशन क्या, उत्तर भारत में हिमालय, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, और तमिलनाडु के कुछ भागों को छोड़कर, है ना। तो पूरा तमिलनाडु में नहीं हुआ। और निष्कर्ष क्या देखिए कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार सशक्त सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और प्रभावी कूटनीति का परिणाम था, जिसमें से आचार्य चाणक्य ने बहुत साथ दिया। ठीक है, आचार्य चाणक्य का देखिए टाइम देखिए कहाँ कहाँ से, ये आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया है ना राजा, फिर आचार्य बिंदुसार तक रहा, अब सोच लिया, और आचार्य बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त सम्राट अशोक सम्राट तक इन्होंने साथ दिया, अशोक को, अशोक तक को इन्होंने साथ दिया, सोचो। चलिए, तो ये आपका 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का, मैंने जो आपसे प्रण लिया था, आपसे बोला था, मैंने 10 क्वेश्चन समझाया। तो अब हम आपको ये कहते हैं कि कितना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है। अब आगे सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर समझिएगा, या तो आप वीडियो को रोक कर समझिए, या फिर आप लोग नोट्स को परचेस कर लीजिए। आप ऐसे भी सोचेंगे, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं कि सर हम तो क्यों देंगे पैसा, हम क्यों परचेस करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मैं देख रहा हूँ। भैया अब आप नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा कष्ट कीजिए, वीडियो को रोक रोक कर अच्छा से पढ़िए, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसा रखिए जेब में, समोसा खाइएगा, है ना, समोसा खाइएगा, वो क्या कहते हैं अभी, क्या क्या लोग खाते हैं, क्या कहते हैं वो, अरे यार, अरे मोमोस, चाउमीन, बर्गर, ये फास्ट फूड, ये खाइएगा, ठीक है, फिर पेट होगा खराब। ठीक है, तो इस तरह से तो आप कीजिएगा, चाहिए आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, महापाषाण संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिए। चलिए इसको पढ़िए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ आप एक स्टूडेंट नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, सबका देखना पड़ता है और सबको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चल बाकी आप लोगों को समझा दी, ये जो 10 क्वेश्चन मैं समझाया हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके बाद सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो फिर टेंशन क्या है। 12वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय दर्शन में पर्यावरण के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसी पर लिए मैं आपको कहता हूँ, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग क्या कीजिए, अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शिकारी संग्रहकर्ता समाज पर एक नोट लिखिए। तुमसे मैं जब से मिला, तब से हूँ मैं तेरा दीवाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। पहले तो मैं बेखबर। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, आपका 15 है, बौद्ध धर्म के मूल आदर्शों पर क्या कीजिए चर्चा, और उसकी लोकप्रियता के क्या कारण है ये बताइए। आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, बताइएगा आप, तो मुझे पता चले ना वीडियो कहाँ कहाँ से वीडियो देखी जा रही है, किस स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मगध के उदय का क्या कीजिए चर्चा। ठीक है, पता तो होना ही चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरा वीडियो पहुंच चुका है, बहुत दूर दूर तक पहुंच गया, मुझे तो पता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीक के विकास का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक ने किस प्रकार धर्म की नीति के माध्यम से समाज की समस्या को हल करने का प्रयास किया, इसके बारे में
तो रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना जरूर। अब जितने भी क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने देखा वो सभी बड़े-बड़े क्वेश्चन से, लॉन्ग टाइप है। उसके बाद आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का टिप्पणी जो पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए मैंने तैयार किया। एक नंबर है ना 19 नंबर के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन। दूसरा उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था। तीसरा है बुद्ध की शिक्षाएं। चौथा है स्टूडेंट्स मगध का उदय। पांचवा है आपका सप्तांग का सिद्धांत। छठा है मेगास्थनीज। ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, कहीं इग्नोर नहीं कर देना ये सब बात। अर्थशास्त्र सातवां। आठवां प्राचीन भारत में धातु विज्ञान। नौवां है पुरातात्विक स्रोत। 10वां हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। 11वां है बुद्ध बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। 12वां है चित्रित धूसर मृद भांड, विद्वान भांड की संस्कृति। 12वां है सिकंदर की भारत पर विजय। 13वां सिकंदर की भारत पर विजय। 14वां है स्टूडेंट्स मध्यपाषाण संस्कृति। 15वां आपका है कश्मीर की नवपाषाण। कितना सारा आपको दिया गया है। आरंभिक वैदिक समाज में धर्म, उत्तर कृष्ण मार्जित। मतलब देखिए इतना कहीं भी अगर लीजिएगा ना आप परचेस कीजिएगा, इतना कोई भी नहीं देगा। मैं ना सब आपको देता हूँ, कहीं भी आप देखिए आप नहीं मिलेगा आपको इतना। भीमबेटका की चित्रकला। 19 नंबर इतिहास के लिए अभिलेख स्रोत के रूप में, है ना। देखो 20 नंबर में आपका ये 19 था आपका। 20 नंबर में आपका है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। 21 में अर्थशास्त्र एवं सप्तांग सिद्धांत। अजीवक आजीवक, ठीक है। 23 में है प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति। तो भाई इतना सारा, एक तो 19 लगभग 17 18 19 क्वेश्चन वो लॉन्ग दिया गया, फिर 23 क्वेश्चन शॉर्ट में टिप्पणी का। देखिए कितना सारा आपके लिए तैयार किया गया, कितना मेहनत किया जा रहा है भैया। आप लोग देखिए लेना चाहते हैं पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप नंबर दिया हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।